नेपाल में बहुत बड़ी तस्वीर बदल चुकी है। नेपाल विद्रोह के बाद पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया है। सबसे बड़ी और अहम खबर इसे इस लिहाज से कहा जाएगा क्योंकि जिस तरीके से कल जेनजीज ने तंत्र बदलने के लिए आवाज बुलंद की थी और कल से ही प्रदर्शन की तस्वीरों ने संकेत दे दिया था कि ओली की कुर्सी खतरे में है और आज नेपाल विद्रोह के बाद पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इसे माना जा रहा है। इस्तीफे के बाद नेपाल में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री को बीच सड़क पर दौड़ा कर पीटा है। कोई नया चेहरा नेपाल का पीएम होगा, ये भी अब अंदेशा लगाया जाने लगा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी और अहम खबर ये कि सीधे तौर पर ओली के भ्रष्टाचार, ओली के तंत्र को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन शुरू हुआ, याद होगा आपको फरवरी और मार्च की वो तस्वीरें, तब भी ऐसी परिस्थिति बनी थी। लेकिन इस बार की परिस्थिति बिल्कुल अलग थी और आखिरकार पीएम ओली को इस्तीफा देना पड़ा है। और अब यह माना जा रहा है कि प्रोटेस्ट के 24 घंटे के बाद जब ओली ने इस्तीफा दे दिया है तो कोई नया चेहरा नेपाल का पीएम हो सकता है। 26 घंटे के बाद पीएम ने इस्तीफा दिया। शाम तक नए पीएम की नाम की घोषणा भी हो सकती है। शाम तक नए पीएम के नाम की घोषणा भी हो सकती है। बड़ी और अहम खबर आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरीके से कब्जे में ले लिया है। पूरे काठमांडू में ये तस्वीरें नजर आ रही है। आज सुबह की ही तस्वीरें थी जब आपने देखा कि ये विरोध किस तरह से कल से ज्यादा हिंसक हो चुका था। अब तक जो बड़ी खबर आई थी, बड़े बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। कल शाम गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, फिर इस्तीफे का सिलसिला शुरू होता है। स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री समेत 5 मंत्रियों का इस्तीफा। और यही बात कही जा रही थी स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कि नैतिकता के आधार पर पीएम को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और आखिरकार वही हुआ, पीएम ओली का इस्तीफा और पूरे काठमांडू में प्रदर्शनकारियों का कब्जा। लेकिन पीएम ओली के इस्तीफे के बाद से कहा जा रहा है कि अब बहुत जल्द जश्न की तस्वीरें भी आने वाली है। ये चारों तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाहाकार कल से लेकर आज तक मचा हुआ था। इनपुट एडिटर सुदर्शन न्यूज कृष्णकांत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और यहां पर एक और बड़ी खबर, जैसा अभी हमने आपसे कहा कि एक तरफ प्रदर्शन था लेकिन इस्तीफे के बाद अब जश्न की तस्वीरें भी आने लगी है क्योंकि मांग ओली के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आवाज बुलंद हुई थी। ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल की सड़कों पर अब सिर्फ जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लगी है। और इस वक्त की खबर यह है कि विजय जुलूस भी निकाला जा रहा है वहां पर। ये पूरा का पूरा जो प्रदर्शन शुरू हुआ था, जो मांग की जा रही थी, आखिरकार ओली के इस्तीफा देने के बाद ये कहा जा रहा है कि लोगों में खुशी है, उत्साह है, उमंग है। और ये देखिए, बारिश के बीच ये खुशी, तालियों के साथ इस इस्तीफे के बाद जश्न का माहौल, तालियां बजा रहे हैं यहाँ पर लोग। यहाँ पर विजय जुलूस निकल रहा है, बारिश का माहौल है। मौसम सीधे तौर पर यहाँ पर बारिश हो रही है लेकिन बारिश के बीच में जश्न की तस्वीरें भी आने लगी। हालांकि अभी जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं, आपको बता दें कि जब प्रदर्शन हिंसक था, जब लगातार ये जेनजीज तंत्र को बदलने की मांग कर रहे थे, उस समय की ये तस्वीरें हैं। और आज जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, 18 लोगों की मौत हुई और बार बार ये कहा जा रहा था कि ये मौतें, इसके लिए जिम्मेदार पीएम ओली के इस्तीफे के बाद ये खुशी की लहर है। इस खुशी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बारिश के बीच में भी यहाँ पर जेनजीज झूमते हुए नजर आ रहे हैं, तालियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी तस्वीरें। और इस वक्त एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि ये भी खबर आ रही है कि ओली किसी भी वक्त नेपाल से भाग सकते हैं। सुबह ही ये खबर आने लगी थी कि स्वास्थ्य का हवाला देकर दुबई का रुख किया जा सकता है, लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि किसी भी वक्त नेपाल से ओली मैदान छोड़कर भाग सकते हैं। पहले इस्तीफा और अब नेपाल की धरती को छोड़ने के लिए, नेपाल को छोड़ने के लिए सीधे तौर पर यह खबर आ रही है कि ओली भाग सकते हैं नेपाल से। और इनपुट एडिटर कृष्णकांत जी हमारे साथ लगातार बने हुए। कृष्णकांत जी, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं उन युवाओं की जो ओली के भ्रष्टाचार से परेशान थे, ओली की तानाशाही से परेशान थे, ओली का इस्तीफा और दूसरी तरफ ये जश्न का माहौल।
आपने बिल्कुल सही कहा है। ये जो तस्वीरें हैं बिल्कुल ये बयां कर रही है कि प्रदर्शनकारी बिल्कुल खुश हैं। और जिस तरह की आपने बातें की, भ्रष्टाचार भी काफ़ी हो गया था। और 15 जुलाई को जो सरकार का गठन हुआ था, ओली का, केपी शर्मा ओली का गठन हुआ था, तब से वो लगातार परेशान चल रहे थे। और देखिए लावली जी, किसी भी मुल्क में, किसी भी राष्ट्र में ये बात बिल्कुल पहले सफ़े पर है कि अगर वहाँ की भावनाओं को आप नहीं देखेंगे, वहाँ की समस्याओं का आप समाधान नहीं देखेंगे, और खासकर जेन जी का जो मामला है, खासकर युवा शक्ति है, अगर उनकी मांगे हैं, अगर वो लगातार कह रहे हैं कि अगर इस फैसलों को आप वापस नहीं लेते हैं तो हम रोड पे उतरेंगे, और ऐसा हुआ है और उन्होंने करके दिखाया है। और मैं कह रहा हूं कि अभी और भी चीज़ वहां चौंकाने वाली चीज़ें आपके पास आएगी। न केवल मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, प्रधानमंत्री ने दिया, आगजनी की घटना है। पूरा काठमांडू जो कि मनोरम दृश्य के लिए और काफ़ी बेहतर जगह के लिए जाना जाता था, और पशुपतिनाथ मंदिर की बात करें, पूरी दुनिया भर से लोग आते थे, वहाँ पर वर्शिप कर रहे थे, वो काठमांडू आज चल रहा है। एक चीज मुझे कृष्णकांत जी समझाइए। देखिए, इस ओली के इस्तीफे के बाद ये जश्न की तस्वीरें भी थी, ये विजय जुलूस निकल रहा है, ये जो जेनजीज, जो युवा वहां उतरे हुए थे, अभी जश्न मना रहे हैं। लेकिन कल हमने प्रदर्शन के बीच में ये देखा था, नारेबाजी के दौरान हमने ये सुना था, राजा आओ देश बचाओ। तो क्या ये उसी को बल देता हुआ नजर आता है? हम मान ले कि फिर से क्या जो मांगे थी राजा को वापस लाने की, वो वापस हो सकती है, वो वापसी संभव है इस सिचुएशन में? देखिए, अभी 2-3 वक्तव्य आए हैं, नेपाल से आए हैं कि वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री जो भट्टराई हैं, उन्होंने कहा है कि प्रदर्शनकारी की मांगे बिल्कुल जायज़ है। जो युवा शक्ति मांग कर रही थी उस पर काम नहीं हुआ, उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी तरफ से राजा की तरफ से, पूर्व राजा हैं ज्ञानेंद्र, उनकी तरफ से भी बयान आया है कि प्रदर्शनकारी की मांगे सही है। तो इसका मतलब है कि जब से सरकार नेपाल में राजशाही खत्म हुआ 2008 में, और आपको याद होगा कि प्रचंड वहां पर लौटे थे, पूरी उम्मीद थी नेपाली जनता को कि राजशाही खत्म होने के बाद वहां डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र की स्थापना होगी। ऐसा हुआ नहीं वहां पर, बल्कि उनकी जो मांगे थी, राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां थी, उसको एड्रेस नहीं कर पाए, और लगातार एक चीज यहां पर समझनी होगी, लोकतंत्र और प्रजातंत्र। 2008 में ये कहा गया था कि प्रजातंत्र को बदलकर लोकतंत्र लाना है, लेकिन लोकतंत्र अभी जो आया, वो लोकतंत्र पूरी तरह से भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। ओली की पूरी कैबिनेट को, क्योंकि हमारे साथ लगातार नेपाल से लोग जुड़ते रहे, उन्होंने कहा कि छोटे छोटे काम के लिए भी यहां पर भ्रष्टाचार है, करप्शन है। ऐसे में अब यहां पर बात होती है कि क्या वाकई लोकतंत्र की जो जिस बहाली को लेकर ये उम्मीद के साथ 2008 में लोकतंत्र की स्थापना की गई थी, मैं बार बार कहूंगी, धर्मनिरपेक्षता भी जोड़ दी गई थी, तो क्या वो स्थिति आएगी या फिर प्रजातंत्र, फिर राजा वाला राज? देखिए, जिस तरह के हालात रहे हैं 2008 से लेकर अब तक, आपको बताया पिछले 17 सालों में लावली जी 15 सरकारें वहां आई है, और 1 साल से लेकर 3 साल तक सरकारें चली हैं। और आपको पता होगा कि इस बार जो सरकार का गठन किया गया था, 2024 में गठन किया गया था, 15 जुलाई को, मिली जुली सरकारें थी। आपको पता है कि 275 सीटों वाली वहाँ पर प्रतिनिधि सभा है नेपाल के अंदर में, उनमें मिली जुली सरकारें थी। 88 सीटने वाली जो देवा थे वो प्रधानमंत्री नहीं बने, बल्कि आपको कह सकते हैं कि 79 सीटें जीतने वाले जो केपी शर्मा ओली थे, उनको वहां प्रधानमंत्री बनाया गया। तो तब से ये खतरा मंडरा रहा था नेपाल के अंदर में कि क्या ये अल्पमत की जो सरकार थी, एक तरह से प्रधानमंत्री वाला जो तबका देखेंगे कब, तो ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसको देखा गया। और आज जो हालात हैं, जो वहाँ पर जैन जी जो मैदान में उतरे हैं, वो इसी बात को लेकर उतरे थे, ना आपको भ्रष्टाचार पर नियंत्रण है, जो वहाँ पर जिस तरह की उम्मीदें की गई थी सरकार से, उसको पूरी नहीं की जा सकी, और एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश कहने की बात की गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जो युवा शक्ति है वहाँ पर, वो चाह रही थी कि नेपाल में प्रजातंत्र की बात की गई। जो युवा शक्ति है वो यही कह रही थी कि अगर भ्रष्टाचार लगातार चरम पर पहुंच गया है, तो ये जो तस्वीरें हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आई है पूरी की पूरी ओली सरकार। 2025 मार्च और फरवरी की तस्वीरें आपको याद होगी, कुछ ऐसी ही तस्वीरें थी, और लगातार ये कहा जा रहा था कि भ्रष्टाचार खत्म करना है तो ओली को हटाना होगा, और इसीलिए राजा आओ देश बचाओ के नारे उस वक्त सबसे ज्यादा गूंजे थे। हालांकि बाद में स्थिति को कंट्रोल किया गया था, लेकिन अब जो कल परिस्थिति पैदा हुई, कहने को सोशल मीडिया का एक आधार तैयार जरूर किया गया था, लेकिन उसके पीछे अंदर खाने पर्दे के पीछे की कहानी स्पष्ट थी कि युवा भ्रष्टाचार से परेशान था, वहां की आवाम, वहां की जनता भ्रष्टाचार से परेशान, और आखिरकार भ्रष्टाचार के बुलंद ये आवाज, और उस आवाज बुलंद
बुलंद आवाज का नतीजा ओली का इस्तीफा। नेपाल में अब क्या और बदलाव होगा, इस पर नजर लगातार बनी रहेगी। साफ तौर पर जिस भ्रष्ट तंत्र और जिस भ्रष्टाचार का आरोप लगातार ओली सरकार पर लग रहा था, उसका ही ये नतीजा है, परिणाम है कि आखिरकार जेनजीज के, इन युवाओं की, इन पीढ़ी की आवाज बुलंद होने के बाद ओली का इस्तीफा। अब सबसे बड़ी तस्वीर जो वहां से आ रही है, पहले जरा जल्दी उन तस्वीरों को स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि आज काठमांडू की सड़क पर जो हो रहा है वो एक नए उदय की तरफ इशारा कर रहा है। लोगों को कल तक ये लग रहा था कि ये जो आक्रोश है, जो रोष है, वो सिर्फ सोशल मीडिया साइट्स को लेकर है, उस पर बैन को लेकर है, जबकि इसके पीछे की आधार संरचना कुछ और थी। इसके पीछे संकल्प और प्रण था भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना, जिसके लिए ओली सरकार सबसे ज्यादा सवालों में आ रही थी। और आखिरकार ओली का इस्तीफा इस बात का संकेत करता है कि जेनजीज ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की और इस पूरी की पूरी भ्रष्ट सरकार को आखिरकार नेपाल से हटना पड़ा है ओली के इस्तीफे के बाद। ये तस्वीरें तो हम केके देख रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ऐसी ही तस्वीरें हमें श्रीलंका में भी दिखाई दी थी, ऐसी ही तस्वीरें हमने देखी थी बांग्लादेश में भी देखी थी। तो क्या हम उम्मीद करें कि पाकिस्तान से भी क्या ऐसी ही तस्वीरें आ सकती है, क्योंकि वहां तो आतंकवाद को पोषित करने वाली सरकार है और ये आज की पीढ़ी है। पाकिस्तान में भी आज की ही पीढ़ी उस आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करती हुई नजर आती है, लगता है आपको? मैं अभी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि दुनिया में बहुत कुछ होता रहा है। और पहले हम ये बात कर लें कि श्रीलंका के जो हालात थे, वहाँ पर बिल्कुल आर्थिक तौर पर वहाँ पर तंगी थी, आर्थिक बदहाली थी कोलंबो में, और लगातार लोग इस बात को लेकर परेशान हो रहे थे कि महंगाई आसमान छूती जा रही थी। तो लोग आए और आपने देखा होगा कि किस तरह का हश्र हुआ वहाँ पे कि राष्ट्रपति को भी देश छोड़कर भागना पड़ा, हटाना पड़ा। और बांग्लादेश की जो बातें हैं, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय साजिश जरूर थी, अमेरिकी साजिश थी कि सरकार को पदच्युत होना पड़ा। और अभी नेपाल के जो हालात हैं, जैन जी तो एक बहाना था, सोशल मीडिया एक बहाना था, असली निशाना तो मुझे लगता है नावदी जी केपी ओली को हटाना था। तो केपी ओली हट गए हैं, लेकिन बाद भी काठमांडू में चुनौतियां बहुत हद तक बढ़ गई है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, देवा की सरकार और ओली की सरकार मिलकर ये सरकार बनी थी। उनकी 88 सीटें थी देवा की, इनके पास 79 सीटें थी। अब एक बड़ी चुनौती वहाँ पर ये भी है कि अगर सरकार का गठन होता है, सरकार बनती है, तो किसकी सरकार बनेगी, एक सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात जो आ रही कि ओली देश छोड़कर भागने की बात है, तो अब उनको शरण कहाँ दी जा रही है? आपको अच्छी तरह से पता है लावली जी कि चीन की हरकतें नेपाल में बहुत ज़्यादा रही है, डीस्टेबलाइज करने की कोशिश हुई है। उसी प्रयास में देवबा को हटाकर इनको बनाया गया था। और अब ओली चले गए हैं, तो क्या ओली यहाँ से भागकर बीजिंग का रुख करेंगे, या ओली यहाँ से भागकर दुबई का रुख करेंगे, या निर्वासित सरकार को संरक्षण देने वाली इंग्लैंड की सरकार यानी इंग्लैंड में जाके शरण लेंगे? ये देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर ये कहना होगा, आपने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान की जो आवाम है वो भी वहाँ की सरकार से त्रस्त है, वहाँ पे जनरल से त्रस्त है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन या जनरल का शासन हमेशा रहा है। और ये कहना अतिशयोक्ति है कि आने वाले समय में आप किसी भी मुल्क को बदलने की ताकत युवाओं में होती है। अगर पाकिस्तान के युवा अगर ये सोच ले तो वहाँ पर भ्रष्टाचार और आकंठ में डूबी हुई जो सरकार है उसको अगर हटाना चाहती थी, ये भी कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि एक समय आएगा कि पाकिस्तान में जो युवा है वो सरकार को बदल सकती है और बदलाव ला सकती है। लेकिन इस वक्त जो बदलाव है वो नेपाल में है। ये देखिए, ये विजय जुलूस है, ये वो जुलूस है जो अपने आप में बता रहा है ये विजय शंखनाद। ये शंखनाद कल ही हो चुका था जब सड़क पर उतरकर इस जेनजीज जो ये युवा पीढ़ी है, जिसे सब कुछ अपने अंदर आत्मसात करने की जो क्षमता रखता है। पहले ये कहा जाता था कि ये सोशल मीडिया वाले लोग हैं, ये क्या समझेंगे कि लोकतंत्र क्या है, प्रजातंत्र क्या है, लेकिन इन्होंने ही नेपाल की धरती पर ये प्रमाणित कर दिया है कि असल में लोकतंत्र की जो आत्मा है वो भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए। और जब जब भ्रष्टाचार चरम पर रहेगा तो यही वो पीढ़ी है जो सड़क पर उतरकर सत्ता परिवर्तन कराने का मादा भी रखती है। और यही हुआ है नेपाल में। सबसे बड़ा संकल्प और जो प्रण लिया गया था बार बार, जिसका जिक्र आना स्वाभाविक है कि यहां पर नेपाल में राजा की वापसी की मांग हो रही है। 2008 में ऐसा ही एक आंदोलन आया था जब यह कहा गया था कि राजतंत्र का खत्म होना चाहिए, राजशाही खत्म होनी चाहिए, लोकतंत्र स्थापित होनी चाहिए। तब एक उम्मीद थी नेपाल की जनता में कि एक स्वतंत्र वातावरण होगा, स्वच्छंद वातावरण होगा, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी। लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज
आपको लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं से चाइना भी रहा, क्योंकि चाइना की गोद में पूरी तरह से ओली खेलते हुए नजर आए। जब पहले जो पूर्ववर्ती सरकार थी, भारत की तरफ उनका झुकाव था, लेकिन हाँ बिल्कुल प्रो इंडिया थी, लेकिन जब ओली सरकार आई पूरी तरह से चाइना की गोद में चली गई और उसके बाद से और ज्यादा करप्शन जिस तरीके से बढ़ा छोटी छोटी चीजों को लेकर, क्या ये उसका भी एक ओवरकम है जो सामने आज सड़कों पे दिखाई दिया है? एक गुस्सा चीन को लेकर भी था। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि पहले की जो सरकारें होती थी नेपाल में, खासकर जो प्रचंड जब आए थे, प्रचंड लगातार आंदोलन कर रहे थे और राजशाही खत्म करना चाहते थे और सफल भी रहे, और प्रचंड को पूरा समर्थन था उस समय, चीन के साथ था। और अभी भी यही हालात है, क्योंकि चीन की गतिविधियां बहुत तेज है वहाँ पर नेपाल के अंदर में। नेपाल की सत्ता में वो बैठे हुए थे, उनके लोग बैठे हुए थे। आपने हाल के दिनों में देखा कि जब भारत पाकिस्तान के बीच में काफ़ी परेशानियां चल रही थी दोनों देशों के अंदर में, और चीन से भी रिश्ते अच्छे नहीं थे डोकलाम के बाद, तो चीनी सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव थे लगातार काठमांडू जा रहे थे और वहाँ की सरकार में दखल भी दे रहे थे। और ओली, आपको पता है कि पूरी दुनिया को मालूम है, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को मालूम है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को पता है कि ओली पर पूरा नियंत्रण चीन का था, जो कि वहाँ की जनता जो युवा शक्ति है उनको पसंद नहीं आ रही थी। एक तो भ्रष्टाचार में आकर डूबी सरकार थी, और सोशल मीडिया पर बैन होने के बाद आपको पता है कि युवा जो शक्ति है बिल्कुल आज़ादी चाहती है, स्वच्छंदता चाहती है, उन्मुक्तता चाहती है, इसमें रोक लग गई थी, उससे वो आजाद होना चाहते थे। लेकिन ये वही है कि स्टॉप करप्शन, जो यहाँ पर जो लड़के लड़कियां थे, किस तरह से स्टॉप करप्शन का प्ले कार्ड लेकर यहाँ पर कल से लेकर आज तक सुबह तक हमने देखा कि ये मौजूदगी थी, लेकिन आखिरकार जब इस्तीफा ओली का हो गया तो उसके बाद अब जश्न है, अब खुशी है, और अब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही जा रही है, ये क्या संभव होने वाला है? राजा आओ देश बचाओ। क्या पूरी तरह से नेपाल फिर से उसी हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा, उसी राजशाही की तरफ बढ़ेगा? नेपाल की अब पूरी स्थिति को जेनजीज ने तय कर दिया है, सुनिश्चित कर दिया है कि किस तरह से अब नेपाल आगे बढ़ेगा, क्योंकि यही वो पीढ़ी है जिसके लिए कहा जाता है कि भविष्य को संवारने, भविष्य को बनाने, भविष्य को सुनिश्चित करने, सुरक्षित करने में इस पीढ़ी का सबसे बड़ा योगदान होता है। और आखिरकार नेपाल में जिस तरीके से परिस्थिति बदली, केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा, तमाम मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, ये बताता है कि नेपाल की राजनीति की दिशा और दशा जेनजीज तय करने वाले हैं। और इसीलिए केके जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मैं बार बार जिसका जिक्र करना चाहूंगी, इस पूरे के पूरे नारे में, इस पूरे के पूरे जुलूस में अगर आप ध्यान से सुने, बार बार ये कहा जा रहा है कि राजा आओ। तो ये जो राजा वाला कॉन्सेप्ट है, क्या आप मानते हैं कि अभी तो हालांकि बहुत जल्दी तो ये संभव नहीं है, लेकिन क्या ये आने वाले समय के लिए ये वेकअप अलार्म हो चुका है कि यहाँ पर एक बार फिर से वही तंत्र आएगा, वही राजा लौटेगा और हिंदू राष्ट्र को लेकर जो अलग जगी हुई थी फिर से वो तस्वीर आएगी? ऐसा आप कहना तो बिल्कुल जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट वहाँ से आ रही है, जो पूर्व नरेश हैं खासकर ज्ञानेंद्र शाह, उन्होंने जो जैन जी में जो लगे हैं प्रदर्शनकारी उसका समर्थन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं, और जिस तरह से हिंसक घटनाएं हुई हैं, आपको बता दें कि जो सरकारी आंकड़े वहाँ से निकल कर आ रहे हैं उसमें 19 लोगों की जानें गई हैं और तकरीबन 400 घायल हुए हैं। 400 जो प्रदर्शनकारी घायल हैं, गोलियों से घायल हुए हैं, और वहाँ पर गोली मारने के आदेश दिए गए थे। तो मुझे लगता है ये आंकड़ा बढ़ सकता है, और ये आंकड़ा बढ़ने का मतलब है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश है, या तो देश के अंदर की साजिश है, ये राजा की तरफ से की गई है, या विपक्ष की तरफ से की गई है, या देववा की जो मिलीजुली सरकार इनके साथ रही है। हो सकता है कि उनकी संख्या बल उनकी ज़्यादा है, 88 सीटें हैं, जो 275 जो प्रतिनिधि सभा में संख्या है उसमें से 88 सीटें देववा के पास है। तो हो सकता है कि उनकी तरफ भी से भी ये साजिश रची गई है। आप देखेंगे कल से प्रदर्शनकारी तब तक डटे रहे जब तक कि सरकार के जो मुखिया हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो साजिश की बू है, और ये साजिश की बू हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से भी आ सकती है, विदेशी साजिश भी है इसमें कि आंदोलन को जीवित रखा गया। इतने बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, न केवल नेपाल के काठमांडू राजधानी में हुए हैं, बल्कि उनके अलग अलग हिस्से पोखरा में हुई है, और जो छोटे छोटे उनके जिले हैं वहाँ हुई है। इसका मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग हुई। ठीक है, इस पूरी तस्वीर को लेकर अब तो देखिए ओली ने इस्तीफा दे दिया, अब जो है वो एक बड़ा परिवर्तन होगा। भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए?
देखिए, भारत खासकर नेपाल के मामले में बिल्कुल नजर बनाए हुआ है। बिल्कुल लावनी जी, आपने सही कहा। भारत अभी तटस्थ है, क्योंकि एक नेपाल एक संप्रभु राष्ट्र है, हमारा पड़ोसी राज्य है और हिंदू राष्ट्र है, उस पर नजर बनाए हुए मुझे लगता है कि भारत की भूमिका इसमें अहम होगी कि जो अभी सर्वदलीय एक बैठक इन प्रोग्रेस है, सेना की भी बैठक चलने के हालात से कैसे हम निपटें। और मुझे लगता है कि अब जो सरकार है, क्योंकि अभी जो कांग्रेस की तरफ से जो सरकारें थी उनको लगाया गया है मिलीजुली सरकार, हो सकता है कि बदलाव हो, और बदलाव पर नजर है। वहाँ के प्रदर्शनकारियों की भी नजर है कि आखिर अब हमारे जो सामने सरकार आ रही है, क्या वो भ्रष्ट सरकार होगी या देश को आगे ले जाने वाली सरकार होगी, या उनकी जो मांगे थे उसमें वो सुनी जाएगी। ये सब बात देखने लायक होगी। ये तो क्लियर है कि भारत ने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया है कि ये इनका इंटरनल मैटर है और इंटरनल मैटर को इंटरनली तरीके से सुलझाना होगा। हालांकि भारत की नजर बनी हुई है। आपने जो कहा कि बिल्कुल ठीक है कि अभी उसने नजर बनाकर रखी है, लेकिन इंटरफेरेंस अभी नहीं है भारत का, क्योंकि वहां पर उन्होंने कहा है कि आपका आंतरिक मामला है, आप इस स्थिति को संभालें। लेकिन स्थिति संभालेगा कौन? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थिति संभालेगा कौन। यहां पर जिनको स्थिति संभालनी है वही कटघरे में खड़े हैं, तो इस स्थिति को संभालेगा कौन? देखिए, इसमें कई तरह की बातें आ रही हैं। मैं 2-3 बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। अभी एससीओ समिट खत्म हुई है चीन के अंदर में, आपने देखा, तो उसमें ओली भी गए थे। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि भारत जो खासकर लिबू लेक वगैरह जो 3 इलाके थे जहां पर कहा कि भारत वहां पर कब्जा दिखा रहा है, भारत ने कहा कि नहीं, हमारे क्षेत्र में है, उसको लेकर भी उनके मन में है। और भारत से जो व्यापार पहले के समय में हो रहा था, बहुत उन्मुक्तता थी, उस पर भी रोक लगी है। भारतीय व्यापारी नाखुश से ओली से, वो सही से यानी कुल मिलाकर ये जो असंतोष था, ये असंतोष के बीज बहुत पहले से पनप रहे थे, और आखिरकार आज उसका परिणाम ये हुआ कि जब ये विरोध हुआ, जब ये आक्रोश सामने आया, तो आखिरकार ओली को इस्तीफा देना पड़ा है। खबर ये भी आ रही है कि ओली दुबई भाग सकते हैं बहुत जल्द, और इन सब के बीच शाम तक ये उम्मीद की जा रही है कि नए प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा भी हो जाएगी। नेपाल पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल कृष्णकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े इस पूरी खबर को विस्तार से समझाने के लिए।